सो कल हमने जो आपका स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था आपका सेल बायो, तो उसमें हमने स्टार्ट की थी आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या स्टार्ट की थी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा कि क्या होती है आपकी लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी लिपिड बाइलेयर। ठीक है। सो इसमें हमने देखा था कि हेड कैसा होता है हाइड्रोफिलिक, टेल्स कैसे होती है हाइड्रोफोबिक। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम इंटीग्रल और आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन को पूरी क्रॉस करते हैं उसे हम इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, और जो सरफेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। सो दिस इज इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो सरफेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपका पेरिफेरल। क्या होते हैं हम? पेरिफेरल। ठीक है। सो इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं आपका? पेरिफेरल प्रोटीन। कई जगह पर क्या होता है इनके साथ शुगर लगी होती है, तो जैसे प्रोटीन के साथ शुगर लग गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ लग गया तो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तो प्रोटीन के साथ लग गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ लग गया तो ग्लाइकोलिपिड। एक हम टर्म बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, एक बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। जनरली जो हम इसलिए बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कोलेस्ट्रॉल में रिच होती है और कार्डियोलिपिड उसमें कम होता है। ठीक है। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जनरल बोलते हैं कि जनरली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और कार्डियोलिपिड कम होता है। कोलेस्ट्रॉल का होता है ज्यादा और कार्डियोलिपिड का होता है आपका कम। ठीक है। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो उसमें थोड़ा स्पेशल है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता है, जबकि कार्डियोलिपिड उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कम। कोलेस्ट्रॉल आपका कम है, कार्डियोलिपिड क्या होता है आपका? ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल कम, कार्डियोलिपिड ज्यादा। तो ये स्पेसिफिक आपने सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कार्डियोलिपिड आपको क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिच इन कार्डियोलिपिन, उसमें कार्डियोलिपिन आपका ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल का आपका कम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेम्ब्रेन डायनामिक्स। ठीक है। अब उसका क्या मतलब है कि जो ये एक तरह से जो आपके लिपिड्स हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। ये लिपिड्स जो होते हैं ये विद इन मेम्ब्रेन या विद इन टू लेयर्स ये मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं उसमें कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इस टाइप की मूवमेंट को कैटलाइज करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम आपका देखते हैं दैट इज नेक्स्ट वी हैव membrane dynamics. Membrane dynamics. The next topic क्या पढ़ेंगे आपका? Membrane dynamics. So membrane dynamics में हम तीन प्रोटीन्स की बात करेंगे. Membrane dynamics. So one will talk about lipase, lipase and scramblase. ठीक है. तीन हमने प्रोटीन्स की बात करनी है. Lipase, 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 and one we have that is scramblase. Lipase होता है, एक्टोफेज होता है, और एक आपका स्क्रैम्बलेज। अब जो फ्लिपेज का क्या काम होता है?
वो आउटर से इनर लीफ में लेके आता है, ठीक है। जैसे आप आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो क्लीवेज का काम होता है कि लिपिड को आउटर से इनर लीफ में लेके आना, ठीक है। क्लीवेज कहाँ से कहाँ लेके आता है, आउटर से इनर लीफ, ठीक है। तो जैसे ये आउटर लीफ है और ये आपकी क्या है, इनर है, ठीक है। तो क्लीवेज का मूव कराता है आउटर से इनर लीफ, आउटर टू इनर लीफ। और ये किसका एग्जांपल होता है आपका, इट इज एग्जांपल ऑफ पी टाइप एटीपीज, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। क्लीवेज इसका एग्जांपल है पी टाइप एटीपीज का। क्लीवेज इसका एग्जांपल होता है आपका पी टाइप एटीपीज, ठीक है। तो क्लीवेज का काम है आउटर से इनर लीफ में लेके आना, ठीक है। लेकिन जो फ्लोपेज होता है वो इनर से आउटर, जैसे अंदर वाली लीफलेट है इनर से आउटर, वो किसका काम है, फ्लोपेज का। फ्लोपेज से क्या काम है, इनर टू आउटर लीफलेट, इनर टू आउटर लीफलेट, अंदर वाली लीफलेट से बाहर की तरफ ले जाना, इसका काम है फ्लोपेज का। और जो फ्लोपेज होता है वो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं आपका, दे आर योर एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। क्या होते हैं ये, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या होते हैं आपके एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो फ्लोपेज आर योर पी टाइप एटीपीज, फ्लोपेज क्या होते हैं आपके एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, फ्लोपेज आउटर से इनर, और ये पी टाइप एटीपीज है फ्लोपेज इनर से आउटर। और ये जो मूवमेंट भी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। इधर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने से क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और दोनों को एटीपी चाहिए होते हैं, ठीक है। जो ये लिपिड्स की मूवमेंट होती है तो फ्लोपेज एंड फ्लोपेज बोथ रिक्वायर एटीपी, फ्लोपेज एंड फ्लोपेज दोनों क्या चाहिए होते हैं आपके, एटीपी चाहिए होते हैं, रिक्वायर एटीपी, रिक्वायर एटीपी, ठीक है। तो फ्लोपेज एंड फ्लोपेज, जो स्क्रैम्बलेज होता है वो लिक्विड को किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, मूव लिक्विड इन आइदर डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, मूव लिक्विड इन आइदर डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो जो स्क्रैम्बलेज होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, चाहे वो बेसिकली अंदर से बाहर भी ला सकते हैं, बाहर से अंदर, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट होती है, स्क्रैम्बलेज किसी मूवमेंट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल किसी कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो फ्लोपेज आउटर टू इनर लीफलेट, फ्लोपेज इनर टू आउटर, और स्क्रैम्बलेज किसी भी डायरेक्शन में लिक्विड मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपने इसमें याद रखे हैं। अब जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो फॉस्फेटिडाइलसिन है, ठीक है, वो आपकी इनर लीफलेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम देखते हैं क्यों होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर फॉस्फेटिडाइलसिन बाहर वाली लीफलेट में है, तो क्लीवेज उसे क्या कराता है, इनर लीफलेट में रखता है। वो मैं आपको बताता हूँ उससे क्या रीजन होता है। तो ये हमने क्या आगे बढ़ दिया आपके क्लीवेज, फ्लोपेज एंड स्क्रैम्बलेज। तो क्लीवेज आउटर से इनर, फ्लोपेज इनर से आउटर, स्क्रैम्बलेज जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लिक्विड्स की मूवमेंट को वो करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉस्फेटिडाइलसिन, ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन inner leaflet, it is generally found in inner leaflet, but under certain conditions, but under certain conditions it move to outer leaflet, under certain conditions it move to outer leaflet,
आउटर लीफलेट। तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन जनरली कहां पर होता है? इनर लीफलेट। जैसे मान लो ये आपका, जैसे हम आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 डेज। तो जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, का लाइफ स्पैन है 120 डेज, ठीक है। तो जैसे ही 120 डेज कंप्लीट हुए, तो जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है वो इनर से आउटर लीफलेट में चला गया, और उसके लिए रिसेप्टर, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन रिसेप्टर, वो क्या करता है, इसकी फॉस्फेटिडाइल सीरीन को रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद आरबीसी का क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो पहले तो हमें उसे अंदर रखना है, ठीक है। तो पहले तो फ्लीपेज का काम होता है कि अगर फॉस्फेटिडाइल सीरीन अगर आपकी कहां पर है, अगर आउटर में, तो पहले उसे इनर रखना, क्योंकि इनर में उसका रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैक्रोफेजेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, जैसे ही लाइफ स्पैन 120 डेज कंप्लीट हो गया, तो क्या होता है आपका, फॉस्फेटिडाइल सीरीन इनर से आउटर लीफलेट में चला जाता है, एंड देयर इज ए रिसेप्टर फॉर फॉस्फेटिडाइल सीरीन ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज, फिर वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने आपके पढ़े फ्लिपेज, प्रोपेज, स्क्रैम्बलेज। जो फ्लिपेज प्रोपेज होते हैं उन्हें एटीपी चाहिए होता है, लेकिन जो स्क्रैम्बलेज होता है ना, उसको एटीपी नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये भी एक पॉइंट लिख लेना कि जो स्क्रैम्बलेज होते हैं वो एटीपी इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्लिपेज को आउटर से इनर लीफलेट लाने, लिपिड को लाने के लिए एनर्जी चाहिए, और प्रोपेज को इनर से आउटर ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। बट जो स्क्रैम्बलेज होते हैं, दे कैन मूव लिपिड इन आइदर डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, और उसमें आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब बेसिकली जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कि लिपिड राफ्ट क्या होते हैं, लिपिड राफ्ट क्या होते हैं, व्हाट आर लिपिड राफ्ट, लिपिड राफ्ट क्या होते हैं, लिपिड राफ्ट, लिपिड राफ्ट, दे आर रीचिंग single lipids and cholesterol, single lipids and cholesterol, single lipids and cholesterol, lipid राफ्ट किसमें लिख होते हैं, single lipid and cholesterol, so lipid rafts are rich in sphingolipid and cholesterol, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मान लो मैं दो पोर्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो मोर फ्लूइड है, क्या है, मोर फ्लूइड है, और दूसरे पोर्शन में मैंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो मोर रिजिड है, दूसरे पोर्शन में मेम्ब्रेन कैसी है, रिजिड है, एक पोर्शन में फ्लूइड है, दूसरे में रिजिड है। तो जहां पर वो फ्लूइड होती है, ठीक है, वहां पर बेसिकली आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ज्यादा होते हैं। कौन से लिपिड होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, वहां पे कौन से लिपिड ज्यादा होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है, अल्कोहल होती है, ग्लिसरॉल आपकी अल्कोहल होती है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपके मेम्ब्रेन ज्यादा रिजिड है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसका ओवरऑल एक जैसे यूनिफॉर्म उसमें लिपिड्स हैं, कई जगह पर वो ज्यादा रिजिड होते हैं, कई जगह पर फ्लूइड होती है। जहां पर वो ज्यादा रिजिड है वहां पर आपके होते हैं स्फिंगोलिपिड्स, क्या होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स, वहां पर आपके क्या होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल होती है वो कौन सी होती है, स्फिंगो सी, ठीक है, स्फिंगो सी, ठीक है। और एक खास बात ये भी होती है, जहां पर फ्लूइडिटी ज्यादा है, मतलब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेंज
होती हैं कैसे होती हैं जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। और जौन से आपके सिंगल लिपिड्स होते हैं वहां पे मेम्ब्रेन रिजिड है, उनके अंदर जनरली कौन सी वाली होती है जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन। ये जैसे हम पढ़ते हैं लिपिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट, जितनी अनसैचुरेशन ज्यादा होती है उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अब जिस पोर्शन में फ्लूइडिटी ज्यादा है ऑब्वियसली वहां पर अनसैचुरेटेड वाली फैटी एसिड चेन आपको ज्यादा मिलेगी। और ये जनरली हम बोलते हैं कि ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड्स में जनरली अनसैचुरेटेड होती है, ऐसे नहीं कि सैचुरेटेड नहीं होती है बट जनरली अनसैचुरेटेड होती है। और स्टिग्मा लिपिड्स जो जिसके कारण मेम्ब्रेन उस पर्टिकुलर पोर्शन में रिजिड ज्यादा है वहां पर जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स क्या होती हैं आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें बेसिक सा याद रखना है कि कौन से पोर्शन में आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन कहां पे ज्यादा और कहां पर आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन, ठीक है। इसको हम इस कांसेप्ट से भी लिंक करते हैं, जैसे आपको प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में मिलते हैं, कुछ प्लांट्स मिलते हैं कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में, कुछ मिलते हैं हॉट में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दैट इज समथिंग कॉमन कि वो सभी प्लांट्स के अंदर है। तो सेल की मेम्ब्रेन कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जैसा अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि सेल की मेम्ब्रेन बिल्कुल रिजिड हो गया तो कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं आ पाएगी, ना कुछ बाहर जाएगा ना कुछ अंदर आएगा, फिर वो सेल तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल की मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड्स होने चाहिए जो फ्लूइड नेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, जो कौन से प्लांट कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम है, तो वहां पर हमें उनकी मेम्ब्रेन में ऐसे लिपिड्स होने चाहिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो। और मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होता है शॉर्ट चेन है अनसैचुरेटेड का, ठीक है। तो देखते हैं इस कांसेप्ट को कि कैसे मतलब जो फैटी एसिड का नेचर है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में जो प्लांट्स रहते हैं उसमें वो वैरी करता है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बैक्टीरिया कम टेम्परेचर पे रहते हैं उनकी मेम्ब्रेन में अलग लिपिड्स होंगे, जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनकी मेम्ब्रेन में अलग लिपिड्स होंगे। तो जैसे कुछ प्लांट्स हमें कहां पर मिलते हैं, जैसे हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैंने आपको कहा कि प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स मिलते हैं हमको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और कुछ प्लांट्स मिलते हैं आपको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं अगर उनके हम उनकी मेम्ब्रेन में वो लिपिड्स होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगर उनके मेम्ब्रेन लिपिड्स कौन से होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम। और मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होगा आपका शॉर्ट चेन है अनसैचुरेटेड, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है शॉर्ट चेन है अनसैचुरेटेड, चेन है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ऑन द अदर हैंड जो आपको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलते हैं उनकी मेम्ब्रेन में कैसे लिपिड्स होने चाहिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा लॉन्ग चेन है सैचुरेटेड, लॉन्ग चेन है सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका ज्यादा। तो इस तरह से डिफरेंट जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको अलग अलग टाइप के लिपिड्स मिलेंगे। ऐसे जैसे हम क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, तो जिस भी मीडियम में है उसका टेम्परेचर 20 है, अब हमने मीडियम को हीट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर उसको हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करना है तो उसको
लॉन्ग चेन एंड सैचुरेटेड वाले फैटी एसिड जो है वो बनाने पड़ेंगे। लॉन्ग चेन एंड सैचुरेटेड, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो भी उसके मेम्ब्रेन में लिपिड्स है, अगर उसको 37 पे सर्वाइव करना है तो उसकी मेम्ब्रेन में वो लिपिड्स होने चाहिए जिनका जिनकी चेन लेंथ भी ज्यादा होगी इफ वी कंपेयर विद 20 डिग्री सेल्सियस, और उनमें सैचुरेशन भी बेसिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट बेसिकली हम पढ़ेंगे आपका कि मेम्ब्रेन कर्वेचर एंड फ्यूजन। ये बहुत सारे बेसिकली ऐसा होता है कि वेसिकल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती हैं, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में कर्वेचर बनता है और फ्यूजन होती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन कर्वेचर एंड फ्यूजन आर सेंट्रल टू मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड कर्वेचर and curvature are central to many biological processes. Are central to many biological processes. Biological processes. बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें आपका जो कर्वेचर कराते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोटीन का नाम है कैबिलिन। कैबिलिन का काम होता है कर्वेचर इंड्यूस करना। कैबिलिन कैबिलिन क्या करता है आपका, it induces curvature, induces curvature। कैबिलिन क्या इंड्यूस करता है आपका, कर्वेचर, ठीक है। इसके अलावा जो हम ये पढ़ते हैं आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें भी वेसिकल्स क्या करती हैं आपकी, जो केमिकल सिनेप्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर में इसका एग्जांपल लेते हैं केमिकल सिनेप्स का। केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स बेसिकली करते हैं कि जब सिग्नल आता है तो जो सिनेप्टिक वेसिकल है वो आपकी फ्यूज करती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। जैसे हम ये दिखाते हैं, आगे चलती है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे इसमें चैनल होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या शो करते हैं, जैसे मान लो कि आपकी वेसिकल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल। न्यूरोट्रांसमीटर आपके लगे हो सकते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें जैसे आपका एसिटाइलकोलिन हो गया, एसिटाइलकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, ये सारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के अलग फंक्शन होते हैं। अब इसलिए क्या होता है, जब सिग्नल आता है, ठीक है, तो आपका जो वेसिकल है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करती है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है सोडियम चैनल आपको ओपन होता है। पहला स्टेप क्या होता है, सोडियम चैनल। और सोडियम चैनल क्या करता है, डीपोलाराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। सोडियम चैनल क्या करता है आपका, डीपोलाराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, डीपोलाराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो डीपोलाराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन से क्या होता है आपका, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, कैल्शियम चैनल। अब कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम आपका अंदर आएगा, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है, तो ना एक प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे ना यहाँ पर ना स्नेयर्स का रोल होता है। अभी हम लिखेंगे, एक स्नेयर होता है वेसिकल में, एक स्नेयर होता है आपका टारगेट मेम्ब्रेन में, और एक प्रोटीन का नाम होता है सिनेप्टोटैक्टिन। क्या नाम होता है, सिनेप्टोटैक्टिन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कैल्शियम अंदर आया तो ये इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और ये बेसिकली जाके फ्यूज कर जाती है आपकी प्री सिनेप्टिक
मेम्ब्रेन के साथ। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इस चैनल पे जाके बाइंड करेगा और जो आपका एक तरह से चैनल जो है वो क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसी चैनल को मैंने दिखाया कि ये चैनल आपका क्या होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो चैनल है वो आपका क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन, सोडियम चैनल से मेम्ब्रेन की वोल्टेज में चेंज आता है जिससे कैल्शियम अंदर आता है। कैल्शियम किससे बाइंड करता है सिनेप्टोटैक्टिन। ये जो प्रोटीन है जो कैल्शियम को सेंस करता है उसका क्या नाम होता है सिनेप्टोटैक्टिन। सिनेप्टोटैक्टिन। और यहाँ पे जिसमें आपको पता है स्नेयर्स होते हैं, स्नेयर्स का रोल होता है किसमें फ्यूजन में, क्या नाम होता है स्नेयर्स। तो एक स्नेयर जो होता है वेसिकल में उसे बोलते हैं बी स्नेयर, उसका नाम होता है सिनेप्टोब्रेविन। क्या नाम होता है सिनेप्टोब्रेविन, जो वेसिकल में होता है। ठीक है, जैसे ये जो दिखाया है जो वेसिकल में उसका नाम है बी स्नेयर। ठीक है, और एक स्नेयर जो होता है वो टारगेट मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं टी स्नेयर। ठीक है, ये होता है टी स्नेयर, इसका नाम होता है सिंटैक्सिन। इसका क्या नाम होता है सिंटैक्सिन। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि जो 11th या बेसिक क्लास में आपने क्या पढ़ा है सिग्नल आता है और जो वेसिकल होती है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करती है और अपने जो कंटेंट है न्यूरोट्रांसमीटर का उसको रिलीज कर देती है। ठीक है, बट अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब भी फ्यूजन के टाइम पे सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है, फिर कैल्शियम कैल्शियम बाइंड करता है सिनेप्टोटैक्टिन के साथ, देन वेसिकल विल माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अपने कंटेंट्स को रिलीज करेगी और वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे स्नेयर्स और भी होते हैं, जैसे वेसिकल वाले स्नेयर को हम सिनेप्टोग्राफी बोलते हैं और जो टारगेट मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं सिंटैक्सिन। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी होता है उसका नाम होता है सिनेप्सिन। उसका क्या नाम होता है सिनेप्सिन। जैसे ये मैंने कहा ये प्रिवेंट करता है कि जब सिग्नल आपका नहीं है, जब कोई सिग्नल नहीं आया तो वेसिकल को प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाने से कौन रोकता है सिनेप्सिन। देखो हर एक चीज कंट्रोल्ड है, वेसिकल जो है वो पहले से बनी हुई है। ठीक है ना, वेसिकल बनी हुई है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, लेकिन जब सिग्नल नहीं आ रहा तो वेसिकल ऐसी की ऐसी है, वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ नहीं जाती क्योंकि सिग्नल ही नहीं आया है। लेकिन जब सिग्नल आता है तो बेसिकली ये जो सिनेप्टोटैक्टिन है ये गाइड करता है कि वेसिकल आपकी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करे। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है जो नहीं होने देता है उसका नाम होता है सिनेप्सिन। ठीक है, सिनेप्सिन क्या करता है प्रिवेंट करता है कि जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ना जाए। ठीक है, तो चार प्रोटीन के मैंने आपको नाम बताए सिनेप्सिन, सिनेप्टोटैक्टिन और क्या मैंने बताया आपको बी स्नेयर जो वेसिकल में होता है जिसका नाम है सिनेप्टोग्राफिन और जो टारगेट मेम्ब्रेन में होता है उसको क्या बोलते हैं टी स्नेयर जिसका क्या नाम है सिंटैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया कि मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो बहुत सारे पाथवेज में आपकी जो ये फ्यूजन वाला मैकेनिज्म भी चलता है। अब इसके अलावा एक जो हमारा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, वो एक ऑब्लिगेट एनारोब है। ठीक है, और वो इस वाली सिग्नलिंग को रोकता है। ठीक है, क्या नाम है बैक्टीरिया का क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बैक्टीरिया क्या नाम है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है फूड पॉइजनिंग, ये क्या करता है फूड पॉइजनिंग। और ये हमारा जो ये वाला ट्रांसमिशन है जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है इसको रोकता है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये टॉक्सिन बनाता है विच इज ए न्यूरोटॉक्सिन जो हमारा ये एक तरह से केमिकल सिनेप्स वाला मैकेनिज्म है उसको क्या करता है ब्लॉक करता है। ठीक है, और ये ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट एनारोब का क्या मतलब है ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस टाइप का बैक्टीरिया है ऑब्लिगेट एनारोब। ठीक है, बेसिकली ये आपने अच्छे से याद रखना है इसमें कि मेम्ब्रेन फ्यूजन है कर्वेचर सेंट्रल टू मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे होता है फील्ड ऑफ मेम्ब्रेन में कर्वेचर आता है
एक तो चलो हमने कैबलिंग का एग्जांपल बताया जो कर्वेचर इंड्यूस करता है, बाकी आपका मैकेनिज्म है। क्योंकि सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है, जब भी सिग्नल आएगा वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज करेगा, इससे फिर कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम अंदर आके बाइंड करेगा सिनेप्टोटेक्टिन से, देन योर सिनेप्टिक वेसिकल विल माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अपने कंटेंट्स को रिलीज करेगा और फिर आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो चैनल है उसको वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन वाला जो चैनल होता है वो लिगेंड गेटेड है, लिगेंड के लगने से चैनल ओपन होता है। ठीक है, जैसे हम ना चैनल्स को भी ना अलग अलग बोलते हैं, कुछ होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड कि मेम्ब्रेन की वोल्टेज डिसाइड करती है कब उसमें ओपन या क्लोज होना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि सोडियम चैनल है डीपोलराइजेशन करी तब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, तो मतलब ये वोल्टेज गेटेड है। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हो गया, यहाँ पे लगा तो चैनल ओपन हो गया, तो वो किसका एग्जांपल है आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बेसिकली हमने आपको पढ़ना है दैट इज बेसिकली कुछ हम इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करेंगे, जैसे सेल की मेम्ब्रेन में इंटीग्रिन्स होते हैं, कैडहेरिन्स होते हैं, सेलेक्टिन्स होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि वो कैडहेरिन्स, सेलेक्टिन्स और जो आपकी इंटीग्रिन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर हो? तो ये थोड़ा बहुत आप याद रखना कि अलग अलग प्रोटीन्स, बी स्नेल का क्या नाम है, टी स्नेल का क्या नाम है, कौन सा ब्लॉक करता है, सिनेप्सिन ब्लॉक करता है कि वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ना जाए, और सिनेप्टोडेक्टिन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कि जो आपकी वेसिकल है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाए। नेक्स्ट जो बेसिकली हम आपको पढ़ेंगे तो हम इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Discuss about integral proteins of plasma membrane. So they are involved in surface adhesion, signaling and other cellular processes. So integral proteins of plasma membrane are involved in surface adhesion, surface adhesion, signaling and other cellular processes. Signaling and other cellular processes. Other cellular processes. तो हम यहाँ पर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा इंटीग्रिन्स के बारे में। इंटीग्रिन्स, एक हम इंटीग्रिन्स की बात करेंगे, एक सिलेक्टिन्स और एक आपके कैडहेरिन्स। अब इंटीग्रिन्स क्या होते हैं, ये हेटेरोडाइमेरिक होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोडाइमेरिक। मतलब इसमें एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सेल है, तो ये मेम्ब्रेन, ये एक अल्फा है और ये क्या होता है, बीटा है। ठीक है, तो इंटीग्रिन्स की खास बात क्या होती है, ये ना जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स है, जैसे मान लो यहाँ पर ये प्रोटीन है, इनमें ना एक डोमेन होता है आरजीडी। क्या होता है? आरजीडी, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर में जैसे प्रोटीन होते हैं, जैसे कोलेजन हो सकता है, फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है। ठीक है, तो इन प्रोटीन के साथ आपके जो इंटीग्रिन है वो इनके साथ बाइंड करता है। ठीक है, कोलेजन एंड फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, मतलब इंटीग्रिन्स की खास बात याद रखना
जिसकी प्रोटीन में आरजीडी होगा। आर कौन सा अमीनो एसिड होता है? आर्जिनिन, जी ग्लाइसिन, टी हियर aspartic acid. R is arginine, G is glycine and T is aspartic acid. तो जिस भी प्रोटीन में ये होता है आरजीडी होता है, जो आपका इंटीग्रिन है वो उनके साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये कोलेजन है, फाइब्रोनेक्टिन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो बाहर भी कुछ प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, अंदर भी कुछ के साथ करता है, ठीक है। तो इंटीग्रिन बेसिकली बाहर कुछ प्रोटीन है जिसमें आरजीडी होता है, उनके साथ ये क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। ये हेटेरोडाइमेरिक, ठीक है। ऐसे दूसरे हमारे पास होते हैं कैडहेरिन्स, ठीक है। कैडहेरिन्स के हमेशा एक बात याद रखना, होमोफिलिक इंटरेक्शन। कैडहेरिन्स की खास बात क्या है? होमोफिलिक। होमोफिलिक का मतलब होता है जैसे ना कैडहेरिन मान लो बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन जो एक सेल में कैडहेरिन है और दूसरे सेल में भी सेम कैडहेरिन होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं में इंटरेक्शन होती है। कैडहेरिन्स के बारे में अपनी क्या खास बात याद रखनी है? होमोफिलिक इंटरेक्शन, होमोफिलिक इंटरेक्शन। जैसे मान लो ये आपका सेल है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन में जो कैडहेरिन और दूसरी सेल की मेम्ब्रेन में भी सेम कैडहेरिन होना चाहिए, इनमें इंटरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कई जगह लिखा होगा हेटेरोफिलिक, तो वो गलत होगा। हमेशा ये कौन सी इंटरेक्शन दिखाता है? आपकी होमोफिलिक। तो जो कैडहेरिन्स होते हैं दोनों सेल्स में आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसी इंटरेक्शन दिखाता है? आपका होमोफिलिक। तो कैडहेरिन्स जो होमोफिलिक इंटरेक्शन। तो एक बार हो सकते हैं सेलेक्टिन्स, ठीक है। सेलेक्टिन्स चलिए सेलेक्टिन्स के बारे में लिखिए। सेलेक्टिन्स have extracellular means selectins have extracellular domains that in the presence of calcium, in the presence of calcium bind specific polysaccharides on the surface of an adjacent cell. Next, selectins are present primarily in various types of blood cells, and in the endothelial cells, that line blood vessels. They are an essential part of the selectins have extracellular domains that, in the presence of calcium bind specific polysaccharides on the surface of an adjacent cell. Selectins are present primarily in various types of blood cells and in the endothelial cells that line blood vessels. Okay? Okay, they are an essential part of the blood clotting process. They are an essential part of the blood clotting process. Basically, selectins, जहां पर भी नाम आया सेलेक्टिन, वो सेलेक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो शुगर के साथ इंटरेक्ट करता है। किसके साथ करता है? शुगर के साथ। जैसे लिखा ना सेलेक्टिन्स
they have extracellular domain that in the presence of calcium bind specific polysaccharide on the surface of an adjacent cell. Selectins are present primarily in various type of blood cells and the endothelial cells that line the blood vessel. So selectins का basically main role कहाँ पर होता है? इनका role blood clotting. इनका काम है role होता है आपका blood clotting. ठीक है? ये हमने 3 प्रोटीन नहीं पढ़े जिन पे मेनली क्वेश्चन आ जाता है. एक इंटीग्रिन्स की खास बात याद रखनी है, हेटेरोडाइमेरिक है और सेल के जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन है, चाहे कोलेजन है, फाइब्रोनेक्टिन है, उनमें आरजीडी वाले पार्ट सब इंटरेक्ट करते हैं. दूसरा फिर हमने देखा कटहरिन के बारे में आपको खास बात बताई होमोफिली कि कटहरिन जितना अलग अलग टाइप के होते हैं, बट एक सेल पे जो कटहरिन है दूसरे पे भी सेम होना चाहिए, उनमें आपसी इंटरेक्शन होती है. और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, सेलेक्टिन. लैक्टिन जहां पर भी नाम आता है, सेलेक्टिन जहां पर भी नाम आता है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड.